अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले कुछ श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ और आज के कार्यक्रम में आपको मैं दशमांश कुंडली की एक रूपरेखा तैयार करके बता रहा हूँ कि उसे कैसे देखा जाता है और दशमांश कुंडली का भी अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं या कैसे उसको देख करके अपने कर्म क्षेत्र को हम समझ सकते हैं कि मेरी कुंडली का दशमांश कैसा बन रहा है। कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहना है। आरंभ से लेकर के अंत तक प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखते रहो, आनंद ही आने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको सबसे पहले दशमांश कुंडली में क्या क्या कैसे कैसे देखना होगा ये बता देता हूँ। ये पहला है कार्यक्रम, बस ऐसे ही आपको एक छोटा सा उसका एक फंडा दे देता हूँ कि कैसे चीज़ें बनती हैं। बाद में बताऊंगा दशमांश कैसे बनाया जाता है, दशमांश निकालते कैसे हैं, नवमांश कैसे निकालते हैं, नवमांश बनता कैसे है, वो सारी चीज़ें बाकी है। ऐसे बता दूंगा कि उंगली पे गिन करके आप नवमांश और दशमांश जान सकते हो, तो बन के रहना। तो ये बात है। यहाँ पे ये दशमांश कुंडली है, यहाँ जैसे मैंने लिखा दशमांश कुंडली। अब दशमांश कुंडली को देखने से पहले आपको लग्न कुंडली के दशम स्थान को देख लेना चाहिए। दशमांश कुंडली को देखने से पहले आपको अपनी कुंडली के लग्न कुंडली के दशमांश को देख लेना, दशम भाव को देख लेना चाहिए। वहां की स्थिति कैसी है, वो उच्च का है तो बहुत अच्छा, वो अस्त नहीं है तो बहुत अच्छा, वहां शुभ ग्रह की राशि बनी हो तो बहुत अच्छा, वहां पाप ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह का अधिपति वहीं बैठा हो तो बहुत अच्छा, वहां पे राहु बैठे हो तो बहुत अच्छा, उच्च का ग्रह वहां कोई विराजमान हो तो बहुत अच्छा। पर अगर वहां का अधिपति अस्त हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, परेशान हो, चिंतित हो, व्यथित हो तो थोड़ी सी मशक्कत होती है। तो करना क्या है, यहां दशमांश कुंडली में अब क्या देखना है। अगर वहां पे बात अच्छी बन रही है तो उसके बाद यहां ये मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली बना दी दशमांश कुंडली की। अब आप यहां पे देख रहे हो कि लग्न का अधिपति ही मंगल नीच का है। तो कभी भी ये बात सोच करके आप न डर जाओ किसी भी वर्ग चार्ट में कि लग्न का अधिपति कमजोर है। पर एक बात मैं बड़ी अजीब तरीके से आपको समझा दूं कि कई बार ग्रह के नीच भंग जो होते हैं और कई बार उसके जो विपरीत राजयोग होते हैं वो डिपेंड करता हुआ किसी चीज पे तब परिणाम देता है। अब वो निर्भर किस पे करता है, आपके लग्न और लग्नेश के ऊपर। अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो निसंदेह विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोगों का प्रभाव बड़ा अच्छा और भी हो जाता है। अगर उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है तो निसंदेह नीच भंग और विपरीत राजयोग की स्थितियां थोड़ी कमजोर भी होती है। ये कई बार कुंडली पे निर्भर करती हैं चीजें। पर मैं क्या बोल रहा था कि वर्ग चार्ट में या D10 चार्ट में लग्न के अधिपति नीच के हुए हैं लेकिन उनका नीच भंग भी हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं कि कई बार क्या वर्ग चार्ट में खाली लग्न कुंडली में ही नीच भंग होता है। अरे नहीं भाई मेरे, प्रत्येक चार्ट में नीच भंग होते हैं। योगों का निर्धारण भी नवमांश में भी धन योग घटित होता है। मैं आपको बताऊंगा, आप कभी ऐसा नहीं, वहां भी नीच भंग होते हैं और वहां भी योगों का निर्धारण होता है। ये बात समझ लेने की बात है। तो यहां पे लग्न के अधिपति नीच में बैठे, उनका नीच भंग हुआ। तो अब एक बात तो क्लियर है कि नीच राशि में जाकर के लग्नेश बैठ रहे हैं तो उसका जो फ्लरिशमेंट होगा वो उस ग्रह का जो इनिशियलाइजेशन है वो थोड़ा कमजोर से हो या परेशानियों से भरा हो, लेकिन हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रह नीच का हुआ है। तो कहां, भाग्य भाव में ना जी, ये भाग्य भाव में नीच का हुआ है। यहां थोड़ी ना नीच का हुआ है, यहां थोड़ी नीच का हुआ है, यहां नहीं नीच का है। कई बार लोग खाली देख करके नीच का बोला, नीचे, अरे भाई नीच का है तो कहां। अगर लग्न का अधिपति है केंद्र में ही कहीं नीच का बैठा है तो भी चलो बात है। भाव अच्छा बना और ग्रह अगर नीच का हो रहा है तो भी उसके पास बल रहे। ज्यादा ज्योतिषी ना झाड़ो, नीच का बैठ गया तो खराब नहीं हो गया। तो क्या है, तो मंगल जो है वो नीच के हैं पर गुरु के साथ है और उस गुरु की उच्च की स्थिति बनी हुई है जो लग्न कुंडली को देख रहा है, मित्र की राशि बनी है, उसके साथ बैठे हैं। और केंद्र में दो शुभ ग्रह भी बैठाया है मैंने। अगर केंद्र में कोई ग्रह ना बैठा हो, चलो मैं मान लेता हूं कि यहां नहीं बैठे, हटा दिया, चलो हटा दिया। अब मतलब क्या है, बुध शुक्र खत्म तो क्या कुंडली खत्म? ऐसा नहीं है। लग्न के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव है, अब यहां पे शुरुआत में मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी लेकिन आप उसको छोड़ना मत।
काम और कैरियर को लेकर के हमेशा ही स्थिति हमेशा ये बात की रखनी चाहिए दिमाग में कि बल आपके पास कितना है। अरे भाई, मैंने भी तो शुरुआत में जब यूट्यूब पे चैनल बनाया था तो 30 व्यूज होते थे और सबको फोन करता था। बुआ की लड़की को फोन करता था, देख लेना, मामा को फोन करता था, चाचा जी लोग को फोन करता था, मुआ के लड़के को, मौसी के लड़के को, सबको फोन करता था और सब इकट्ठा करके 30 व्यूज देते थे। मैं खुश हो जाता था। आज भी करता हूँ। कार्यक्रम देखते हो कि नहीं? प्रत्येक दिन का देखा करो। मतलब क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी किए थे, आप भी करो। और उसके बाद अब जरा दशमांश कुंडली के दशम भाव को देखो। तो दशमांश कुंडली के दशम स्थान के अधिपति नीच के हैं ये भी, पर उनका भी नीच भंग हुआ ना। शनि की दृष्टि है ना यहाँ पे 10वीं। तो इसका मतलब है कि दशम स्थान जो कमजोर हो रहा था, यहां पे एक शुभ ग्रह बैठ करके इस भाव को कमजोरी को मुक्त कर रहा है, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का अधिपति आके बैठा है, कहीं ऐरा गहरा तो बैठा नहीं है। समझ रहे ये बात? ये चीजें समझ में आ रही है। तो सूर्य दशम के अधिपति होकर के नीच के बैठे, लेकिन उसका नीच भंग ढूंढ लो। अगर हो रही है बातें तो आपको अपने काम पे फोकस और कंसंट्रेशन बना करके उसमें वक्त देना चाहिए। अगर नीच भंग नहीं है तो बदलने के बारे में सोच लें। हम वक्त नहीं देते, यही हमारी गड़बड़ी है। चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, चाहे समझाने की बात हो, चाहे समझने की बात हो। जिस गलती पे आज आप दूसरों पे क्रोध कर रहे हो, वही गलती आप करके और करते हुए बड़े हुए हो। जिस गलती पे आज आप अपने बेटे के लिए क्रोध से युक्त होकर के उसे अटपटा और अनसुना करवा रहे हो, वही गलती आपके भी पिता ने आपके साथ करी थी और आपके साथ भी वही काम हुआ था और आपने भी वही काम करे थे। बस इंसान की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, भूल जाता है अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति। पर वस्तुतः श्रेष्ठ तो वही है जो हमेशा अपनी बात को याद रखे और भूले नहीं। शुरू करते हैं तो अंत भी कर दिया। बस ये बात है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। इस विषय पे अभी बाकी है अध्ययन, बहुत बाकी है, तो बन के रहना और प्लेलिस्ट को जरा चेक करते रहिए। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का प्लेलिस्ट आप लोग प्रत्येक दिन एक कार्यक्रम उसका जरूर देखा करो, वो बहुत लाभदायक है। हाँ, अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताते हैं। गीता जी के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वस्तुतः योगी वही नहीं होता और सन्यासी वही नहीं होता है जो अग्नि और द्वेष और इन सब चीजों का, सांसारिक वस्तुओं का छोड़ देता है। योगी वो भी होता है जो कर्म करने में अपनी अनुरक्ति ना रखता है। काम करते रहो और उसके बारे में ज्यादा विचार न करो। और हमेशा ही बात याद रहे, आपका कर्म कभी भी नुकसान और नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ऊर्जा का एक रूप है, वैज्ञानिक रूप से भी। और अगर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें तो कभी भी कर्म का नुकसान नहीं होता है। वो कोई ना कोई फल जरूर ही पैदा करता है। सुख भी जाना भी उसका फल ही होता है, क्योंकि वो सूखा है। क्यों सूखा? क्योंकि आपके कर्म कमजोर थे। अगर आपके कर्म मजबूत होते, पर्यावरण की बात अच्छी होती, निराली होती, तो निस्संदेह वो फल दे ही सकता था। पर हो सकता है कि आपने बीजारोपण करते समय उसके लिए उपयुक्त वातावरण न तैयार कर रखे। कर्म का कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है, बस आप उसमें सोचो मत। बस आप उसमें सोचो मत, छोड़ दो। किया ना, आपका काम वहीं तक खाली था। उसके बाद का डब्बा अब दूसरे के हाथ में, उसे रखने दो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये देख लेना जरूर, लग्न के अधिपति नीच के पर नीच भंग हुआ तो ज्योतिषी झाड़ने की आवश्यकता नहीं है। और लग्न के अधिपति या दशम के अधिपति नीच के हुए, नीच भंग हुआ तो फिर दिमाग में ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।